Good morning, students. How are you all? So, this is my third slide regarding globalization. देखो, in today's session, we will be talking about four things. चार चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज. सबसे पहले हम बात करेंगे कि what are the नेचर क्या है ग्लोबलाइजेशन का. फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद हम एक और चीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, इन विच एरियाज ग्लोबलाइजेशन इज नॉट बेनिफिशियल और हाउ डज ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस स्टेट्स कैपेसिटी टू गवर्न. इन सब चीजों के बारे में अभी हम आज बात करेंगे. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट. नया कंसेप्ट नहीं है, नया फिनोमेना नहीं है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन जो है मॉडर्न एरा में क्या मतलब है इसका. देखो, इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैड स्टार्टेड सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुआ, बट इट हैड गेन इट्स इंपॉर्टेंस इन और ड्यूरिंग लास्ट 20 years. द मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन इज मेनली सेंटर्ड अराउंड डेवलप्ड कंट्रीज. उन्हीं के चारों तरफ घूमता रहा. वी हैव स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट. नंबर वन, दीज कंट्रीज यूज मेजर पार्ट, दैट इज 20% ऑफ द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरा, दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. थर्ड ये हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंड ऑन दीज कंट्रीज फॉर टेक्नोलॉजी, मनी, expertise in arms. Besides this, in modern period, globalization allows multinational companies rather than the government. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि they possesses resources, technology and support of governments for their activity. Secondly, एक और reason है इसका that multinational companies relocate their factories from one country to another country. तो और moving their company from one country to another has become very easier these days. तो nature जो है modern globalization का that has been changed a lot. Next हम बात करेंगे इसमें कि what are the positive impacts of globalization. क्या positive impacts क्या क्या हुए इसके? बहुत सारे positive impacts हैं. सबसे पहले देखो, there is increase in the volume of trade in goods, commodities and services. दूसरा, इनफ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन कैपिटल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि एक जगह एफडीए हुआ, एफपीटीए हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, इन लोगों ने मिलकर इतने सारे नॉर्म्स बना दिए, चीजें को इतना आसान कर दिया कि प्राइवेट फॉरेन कैपिटल का जो फ्लो है वो बहुत इजी हो गया, इकोनॉमी बहुत एक्सपैंड हो गई. मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टेड फंड्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगी, क्योंकि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक कहाँ काम करने के लिए जाने लगे, लेकिन वो पैसा जब वो अपनी कंट्री में वापस भेजने लगे तो वो क्या था, वो फॉरेन अमाउंट था जो डॉलर्स में आता था. अब इससे क्या है, फॉरेन वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहाँ, हमारी कंट्री में. वो हम अपनी रूट कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं और क्यों पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनका पैसा टैक्स फ्री है. तो इससे क्या हुआ, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा हमारे को मिलने लगा. न्यू जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, इंडस्ट्रीज सेटअप बाय मल्टीनेशनल कोऑपरेशन. फॉर कंज्यूमर्स हम बात करें तो देयर इज वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड और बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन लोअर प्राइसेस. इससे क्या हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बढ़ने लगा. और हम बात करें, न्यू कल्चरल वैल्यूज आर मूविंग टूवर्ड्स ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. नई जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपने रूट में जाकर मिल रही हैं. ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का. अब ये जो सारे थे ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए. अब पॉजिटिव है साथ साथ में नेगेटिव भी हैं. अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए, नेगेटिव इम्पैक्ट हुए या इसको हम ये भी बोल सकते हैं वो एरियाज जहां पर ग्लोबलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ या बेनिफिशियल नहीं हुआ. वो क्या क्या थे? देखो, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट हैव ओनली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बट इट हैज सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स टू, या जहां पर ये काम नहीं कर पाया. सबसे पहले हम देखेंगे द ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यू हंड्रेड हाईली स्किल्ड वर्कर्स, बट इट फेल्ड to generate sufficient employment opportunity to a large scale.
जो लोग स्किल्ड हैं, अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी डिग्री जिनके पास है, वो लोग तो बहुत फायदा उठा रहे हैं इसका, लेकिन बाकी जगह पर इट इज नॉट वर्थ वर्किंग. रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, फार्मर्स, उनके रिगार्डिंग भी कुछ नहीं था. दे नीड टू be educated enough to take up modern methods of cultivation which are practiced in developed countries. Globalization has also proceed, या हम कह सकते हैं that globalization is a process that has encouraged the profit motives of multidimensional company. यहाँ morality, cultural values ये खत्म होता चला गया, सिर्फ gaining materialistic profit, इस चीज पर जो है वो हर किसी का इम्पैक्ट बढ़ता चला गया. It promotes the concentration of wealth in fewer hands, and market policy is governed purely by market force, that is income inequality. भाई जो मेहनत करके अमीर होता चला गया वो बहुत अमीर होता चला गया. वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल, ये इनका एग्जिस्टेंस जो है वो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन एरा में हमको कम मिलता है. ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर फोर्सेस. लेबर फोर्सेस का क्यों? जो काम कम पैसे में हो सकता है ना, उसको और भी कम पैसे में कराए जाने की कोशिश मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑल करती चली आ रही है. तो जो इक्विटी का प्रॉपर डिवीजन जो है वो हमको देखने को यहाँ पर नहीं बनता है. एक चीज और जो एक काफी क्वेश्चनेबल क्वेश्चन भी है, दैट हाउ डज ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेस स्टेट कैपेसिटी टू गवर्न. ऐसा क्यों माना जाता है, या ऐसा क्यों कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टेट की गवर्न करने की और काम करने की, स्टेट या मीन्स कंट्री गवर्न करने की कैपेसिटी को क्यों रिड्यूस करता है. देखो, if we talk about to some extent under its arena, globalization affects traditional concept of state sovereignty. It also results in erosion of state capacity, that is the ability of government to do what they do. अब उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो बाहरी देश के लोग कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट कर रही है, और इन सब के रिगार्डिंग हमारी कंट्री के लोग हमसे क्या चाहते हैं, इन सब बातों के मद्देनजर गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ेंगे. Now all over the world, the old welfare state is not giving way to a more minimalistic state that performs certain core functions, that is the maintenance of law and order and all. इन सबसे ऊपर ट्रेडिशनल जो काम थे वो क्या थे गवर्नमेंट के, कि भाई देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा की जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, सभी को रोजगार के साधन प्रोवाइड किए जाए. लेकिन अब स्टेट को, अब कंट्री की गवर्नमेंट को इन सबसे ऊपर और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. However, it withdraws for many of its earlier welfare functions directly at economic and social well-being. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परंपरागत तरीके से स्टेट जो है वो करते चले आ रहे थे और अब उनको करने को नहीं मिलते, अब उनकी जरूरत ही नहीं है. अब हम क्या देखते हैं कि इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज द मार्केट दैट बिकम द प्राइम डिटरमाइंड फैक्टर, and the economic and social priorities are also dependent on the economic state and structure of the country. तो चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे कल्चरल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, इकोनॉमी की नजर से उसको देखा जाने लगा. Thus we can say that entry and the increased role of MNCs all over the world has lead to the reduction in the capacity of the government to take decisions of their own.